गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ESCC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर जो आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का थर्ड स्टेप को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से के बाद सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है हिमांक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें टॉपिक आएगा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसको समझिए, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है उबलना, जमना। फ्रीजिंग का मीन्स होता है जमना कि कोई भी अगर कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पर क्या करता है, फ्रीजिंग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजेज होता है, जमता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे, समझिएगा उसको चैप्टर, उस पॉइंट को, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या था कि एक लिक्विड लेते थे, लिक्विड का ये वेपर प्रेशर था, लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम टेम्परेचर देते थे, और टेम्परेचर देते 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 उसका जो प्रेशर होता था, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर इक्वल हो जाएगा तो हम बोलते हैं कि वो जो हमारा लिक्विड है वो क्या करेगा, उस टेम्परेचर पर बॉइल्स करेगा, उबलेगा, ठीक है। लेकिन फ्रीजिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड है, लिक्विड का वेपर प्रेशर है, और इसके टेम्परेचर को हम लो कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, घटा रहे हैं, और एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि हमारा लिक्विड जिस टेम्परेचर पर सॉलिड बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, तो हम बोलेंगे कि हमारा लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है। कौन पॉइंट है बाबू, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं कि जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर इक्वल होता है तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर सॉलिड के वेपर प्रेशर के अगर इक्वल होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आई होप समझ गए कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। और फ्रीजिंग पॉइंट पे याद रखिएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो होता है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है इक्वल टू द सॉलिड ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। तो जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। और अगर वही अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर किसी सॉलिड के वेपर प्रेशर के अगर इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट्स है। कौन पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक ग्राफ का सहारा ले रहे हैं, देखिएगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पहले समझा दें कि जैसे इसको कंसेप्ट को समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, चाहे वेपर लिख सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और याद रखिएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, और हमारे इसके टेम्परेचर को जब घटाएंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ जो ए लेयर जो हम लोग का है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, समझिएगा। तो मान लेते हैं वेपर ए जो लेयर है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड का है, और ये हम लोग का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड। अब करेंगे कि इसके टेम्परेचर को हम घटाते जाएंगे, डिक्रीज करते जा रहे हैं। एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि इसका जो टेम्परेचर है, एक आगे वेपर प्रेशर जो ऊपर लिक्विड था सॉल्वेंट, अब हमारा इस टेम्परेचर पर यहाँ जब सॉलिड बनेगा तो जम जाएगा, ठीक है। इसके टेम्परेचर को हम क्या मान लिए, 3 मिनट मान लिए, क्या मान लिए, ओके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ले रहे हैं सॉल्यूशन, यहाँ पर ले रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बाबू, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम लोग देखे थे कि इसमें NaCl प्लस वाटर का हम लोग सोल्व किए थे, चाहे लिक्विड को कोई लिक्विड ले सकते हैं,
वाटर प्लस लिक्विड लेते हैं तो जैसे ही वाटर में लिक्विड में NaCl को हम डिसोल्व करते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा इसके टेम्परेचर को घटाते घटाते अगर यहाँ आएंगे तो इसका क्या होगा, एक यहाँ पर टेम्परेचर पर क्या होगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। इसके टेम्परेचर को हम क्या मान लिए, TS मान लिए, क्या मान लिए TS। ये सॉल्यूशन का हो गया और ये क्या हो गया हम लोग का सॉल्वेंट का हो गया, TS हो गया, क्या हो गया TS। तो हम लोग क्या देख रहे हैं सिचुएशन में कि जो इसका जो हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट है इसकी तुलना में क्या है, लोअर देन कम है। और याद रखिएगा कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा अगर उसके टेम्परेचर को जितना बढ़ाएंगे जितना ही ज्यादा मात्रा में घटाएंगे क्या होगा, जितना ही ज्यादा मात्रा में घटाएंगे तो क्या वो इसको ज्यादा घटाना पड़ेगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसको जमाने के लिए उसको बर्फ में बदलने के लिए, आइस में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए उसके टेम्परेचर को ज्यादा मात्रा में घटाना होगा और इसको कम मात्रा में घटाना होगा। ठीक है, इस कंडीशन से आप लोग क्या देख रहे होंगे, T0 ग्रेटर देन क्या है, TS। T0 ग्रेटर देन क्या है, T0। ओके, तो याद रखिए, याद रखिएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कोई हमारे पास लिक्विड है, इसको हम लिक्विड मान सकते हैं, कोई लिक्विड है और उस लिक्विड का अगर मान लेते हैं तो अगर सॉलिड में बदलना है तो सॉलिड बदलने के लिए इसके टेम्परेचर को घटाएंगे और घटाने के बाद जो जिस टेम्परेचर पर रुका होगा अगर मान लेते तो वो जम जाएगा, आइस हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। और ये सॉल्यूशन का जानते होंगे कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होता है, लोअर देन होता है, इसीलिए इसको नीचे रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे और इसको ऊपर रखेंगे। कंफर्म है? चलिए अब यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन आप लोग यहाँ दिखा दें। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन। ठीक है, चलिए तो फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन है कि टेम्परेचर एट विच द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्ट। वही बात बोला गया है कि यदि किसी नियत ताप पर या किसी निश्चित ताप पर, याद रखिएगा कि दोनों का टेम्परेचर वही था, इसका भी टेम्परेचर सेम है, इसका भी टेम्परेचर क्या है, सेम है, इसका भी टेम्परेचर सेम दिया गया, इसको भी टेम्परेचर सेम रखा गया है और जो घटाया जा रहा है तो देखा जा रहा है कि टेम्परेचर एट विच द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। यानी इसका जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो क्या हुआ, सॉलिड के वेपर प्रेशर के अगर इक्वल आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, वो फ्रीजिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट में क्या था कि लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, उसमें एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर का अगर इक्वल आ जाता है किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर तो हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट है। और किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर सॉलिड के वेपर प्रेशर के अगर इक्वल हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय FP, फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय क्या बोलेंगे, FP, इट इज डिनोटेड बाय FP। क्लियर है? अब लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय क्या लिखेंगे हम लोग, FP। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग, नहीं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सेम टू सेम उसी ऐसा है, डिप्रेशन ऑफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ क्या पढ़ेंगे हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, व्हेन non volatile when non volatile solid is added in the pure solvent क्या किया गया है बाबू कि जब प्योर सॉल्वेंट में
ये हमारा प्योर सॉल्वेंट वाटर था, वाटर मतलब लिक्विड उसको माना गया है, कोई भी मान सकते हैं लिक्विड है, प्योर लिक्विड है या प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, उसमें जब क्या करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड को क्या के मिलाया जाता है इन द प्योर सॉल्वेंट में, देन द freezing point then the freezing point of pure solvent is higher by higher freezing point of pure solvent is higher than freezing point of a solution is called depression of a freezing point. ओके क्लियर है कि बोले when non-volatile solid is added in the pure solvent, अगर किसी non-volatile solid को हम लोग pure solvent में added मतलब मिलाते हैं है ना, then the freezing point of pure solvent ये solvent है pure solvent it is higher than freezing point of a solution is called depression of freezing point, इसको depression of freezing point के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। ठीक है क्लियर है ओके। freezing point in other word ओके लिखेंगे the difference between the freezing point of solvent, thinner and freezing point of a solution is called depression of freezing point. Okay, it is denoted by delta TF और डेल्टा TF इक्वल T नॉट माइनस TS, जो कि आपको बोर्ड पर डायग्राम में आपको दिखाया गया डायग्राम। ठीक है चाहिए कि अगर डिफिनेशन है कि अगर डिफिनेशन बताया गया है कि जो यहाँ पर दिखाया गया कि जैसे ही जब प्योर सॉल्वेंट में जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डिसॉल्व मतलब मिलाया जाता है या घोला जाता है या ऐड किया जाता है तो वी गेट हम लोग पाते हैं कि वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। ओके ग्रेटर देन होता है ओके या इन अदर वर्ड द डिफरेंस बिटवीन of freezing point of solution and freezing point, the
द लिखेंगे। ओके, अब आगे हम लोग बात करेंगे रावल्स लॉ ऑफ हेडिंग। ROUL, Raoult's law of depression of freezing point। डिप्रेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ के डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग के नियम को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे द डिप्रेशन of freezing point of a freezing point, the depression of freezing point of any solution is directly proportional to the molar concentration of a solid, okay, let delta TB be the depression of freezing point of a solution and Cn is the molar concentration of a solid, okay, according to the राउल्ट्स लॉ। कहता है कि डेल्टा टीएफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, सीएम। क्लियर है। तो डेल्टा टीएफ इक्वल, यहाँ केएफ जिस वहां केबी था यहाँ केएफ हो जाएगा, वहां डेल्टा टीबी था यहाँ डेल्टा टीएफ है। वेयर केएफ डिप्रेशन कांस्टेंट, हम लोग इसको डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का बात करेंगे तो देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट का यहाँ बात किया जाएगा। इस इक्वेशन मान ले रहे हैं 1, सेम टू सेम उसी के जैसा है। we know that molality equal number of moles of solute upon mass of solvent in kg। यहाँ लिखेंगे मोलालिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स को हम n मान लेते हैं, मास ऑफ सोलवेंट को कैपिटल W इनटू 1000 समझे ना, कहा है केजी ग्राम में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो मोलालिटी इक्वल छोटा w बाय छोटा n इनटू 1000 अब बटा में कैपिटल W। मोलालिटी को हम यहाँ पे Cm माना गया, मोलर कंसंट्रेशन Cm, तो छोटा w इनटू 1000 अपॉन
कैपिटल डब्ल्यू इनटू स्मॉल एन। ये हम लोग का क्या बनेगा, मोलारिटी। ये हम लोग मोलारिटी निकालेंगे। अब लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल क्या हो जाएगा, के एफ इनटू सी एम। डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ और सी एम का वैल्यू है छोटा डब्ल्यू इनटू 1000 बटा में 12 डब्ल्यू इनटू छोटा। ओके, तो ये आप लोगों को फार्मूला उसमें भी प्रूव कराए थे, इसमें भी प्रूव करा दिए फार्मूला को। जैसे उसमें आप लोग फार्मूला को देखे होंगे, ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम लोग इस फार्मूला को देख लिए कैसे फार्मूला है। क्लियर है? आई होप समझ गए हम कि इस फार्मूला को कैसे लिखा जा रहा है। ओके, देखिए जैसे उसमें था वहां चेंजिंग क्या है, सिर्फ डेल्टा टी एफ पर के एफ है, बाकी सब वैल्यू वही है। वहां डेल्टा टी भी था, यहाँ डेल्टा टी एफ है, वहां के भी था, यहाँ के एफ है। अंतर वही, वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए था या फ्रीजिंग पॉइंट के लिए था। ओके, हम नेक्स्ट पॉइंट का बात करेंगे। डिप्रेशन कांस्टेंट। डिप्रेशन के एफ। डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ का हम डिप्रेशन पढ़ेंगे। ओके, डिप्रेशन कांस्टेंट का हम लोग का पढ़ेंगे, डिप्रेशन पढ़ेंगे। तो लिखिएगा द depression of freezing point, the depression of freezing point of a solvent of a solvent of a solvent when one mole solid when one mole solid when one mole solute in dissolved 1 kg of 1 kg of a solvent 1 kg of a solvent 1 kg of the solvent is called depression constant. It is denoted by Kf. Okay, according to Raoult's law, R A O U L T S, according to Raoult's law, रावल्स लॉ में चलेंगे डेल्टा टीएफ डायरेक्टली हो जाएगा सी डेल्टा टीएफ इक्वल केएफ। एक मिनट देख लीजिएगा, डेल्टा टीएफ इक्वल केएफ सीएम हो जाएगा। जब सीएम निकालेंगे डेल्टा टीएफ बाई का जाएगा, डेल्टा टीएफ बाई का माइनस, यही हम लोग का क्या हो गया, केएफ वैल्यू। ओके, कंफर्म हो गया। और बोला गया है कि द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट when 1 mole of solid can dissolve 1 kg of the solvent is called depression constant। और बोला गया है कि जब 1 मोल सॉलिड को जब 1 kg सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं तो घोलने के बाद देखा जाता है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में कमी होता है, डिप्रेशन में इसका आता है कमी, उसका फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, कमी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, कि जब किसी 1 kg सॉल्वेंट में जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को डिसोल्व किया जाता है, वी गेट हम लोग पाते हैं कि द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो जाता है। इस कॉल का बोलते हैं डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से हम क्या करते जानते हैं। इट इज डिनोटेड बाय केएफ बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग चला जाएगा तो डेल्टा टीएफ इक्वल केएफ इनटू सी हो जाएगा। केएफ निकालेंगे तो डेल्टा टीएफ बाय सी। ओके, लेकिन याद रखिएगा मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ केएफ
केएफ का जब मैथमेटिकल फार्मूला यूज करेंगे तो केएफ इक्वल होता है 0.002 टी स्क्वायर बाई एल। ओके, केएफ का वैल्यू अगर फाइंड करना होगा तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं और एक वहां से भी, ठीक है। तो देखिएगा वेयर टी स्क्वायर टेम्परेचर 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 4 केल्विन, यानी कि 4 केल्विन, एक केल्विन में रहना चाहिए। और ए है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट माने गुप्त ऊष्मा, इसको बोलते क्या बोलते, लेटेंट हीट के नाम से लोग क्या करेंगे। ओके, तो जब केएफ का वैल्यू अगर निकालना होगा तो ये दोनों फार्मूला दोनों चैप्टर में दोनों पॉइंट में काम करेगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में तो काम करेगा ही, इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी काम करेगा। वहां था केवी था तो बस यहाँ केवी हो जाएगा और ये फार्मूला, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम कंसेप्ट को और समझाना चाह रहे हैं जो आप लोग अच्छा तरीका से समझ लीजिए। हम यहाँ पर लिख रहे हैं केस 1 यहाँ डाल दे रहा है और यहाँ केस 2 डाल दे रहे हैं। ओके, केस 1 में जब बात किया जाएगा फॉर वाटर के लिए, किसके लिए, वाटर, ये हमेशा जल के लिए सोल्व कर रहे हैं, फॉर वाटर। ओके, देखिएगा फॉर केस 1 में जब चलेंगे तो याद रखिएगा कि टी जो होता है, याद रखिएगा वाटर जो होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करता है, फ्रीज करता है। कोई पूछेगा कि जो वाटर जो होता है कितना डिग्री सेल्सियस में फ्रीज करता है, जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री और केल्विन में 273 केल्विन, कंफर्म है। और याद रखिएगा कि जब कोई भी लिक्विड अगर क्या करता है वो ठोस में फ्रीज होता है, जमता है, तो उसका जो लेटेंट हीट जो होता है 80 कैलोरी होता है, उष्मा, उसके पास जो उष्मा होता है कैलोरी कितना होता है, ठीक है। तो बाय फार्मूला लिखेंगे, बाय फार्मूला इक्वल क्या लिखेंगे, के एफ इंटू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू 0.002 टी स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा, कंफर्म है। इसको जब हल किया जाएगा तो केएफ इक्वल 0.002 इंटू 273 का होल स्क्वायर इंटू एल का वैल्यू 80 हो जाएगा। ओके, इस वैल्यू को हल करेंगे तो हल करने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका बता रहे हैं कितना है, कैलकुलेशन करने पर हम लोग का ओके, इसका जब कैलकुलेशन का बात किया जाएगा तो 0.002 इंटू 0.002 इंटू 273 इंटू 273, ये कितना है, 149 पॉइंट हम लोग का 058 आएगा, पूरा का होल मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 80 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 1.86, इसका भी यूनिट वही होगा, केल्विन किलोग्राम पर। ओके, केस 2 में T इक्वल जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। याद रखिएगा वाटर जो होता है ना कितना डिग्री पर बॉयल करता है, ए फ्रीज के लिए फ्रीजिंग और ये क्या है, बॉइलिंग। बॉइलिंग के लिए और क्या है, फ्रीजिंग के लिए, ठीक है। तो वाटर कितना डिग्री पर बॉयल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में 373। इसका जो याद रखिएगा जब बॉयल करेगा तो इसका लेटेंट हीट मतलब जो गुप्त उष्मा होगा 540 कैलोरी होगा। ओके, बाय फार्मूला का यूज करेंगे इसके लिए, बाय फार्मूला क्या होता है, इसमें केवी यूज करेंगे बाबू, केवी निकालना है ना, 0.002 टी स्क्वायर अपॉन एल हम लोग का हो जाएगा, कंफर्म है। और केवी इक्वल जब यूज करेंगे तो 0.002 इंटू 373 का होल स्क्वायर अपॉन क्या है 540, तो केवी इक्वल 0.002 इंटू, जब इसको पूरा होल मल्टीप्लाई किया जाएगा बाबू, इसका मल्टीप्लाई कर आप लोग को बता रहे हैं इसका कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, एक मिनट, 373 इंटू 373
इक्वल आ जाएगा हम लोग का 278.258 डिवाइडेड बाई 540। तो केवी इक्वल जब डिवाइडेड करेंगे इसमें किससे 540 का, तो हम लोग का आएगा 0.515। इसको मानेंगे तो 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो आप लोग बताएंगे कि जब भी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे होंगे तो उस न्यूमेरिकल में हम लोग क्या देखे होंगे बाबू लोग, उस न्यूमेरिकल में हम लोग यही देखे होंगे, क्या देखे होंगे उस न्यूमेरिकल में, जो हम लोग का जब वाटर आता था तो वाटर के लिए केवी का वैल्यू 0.52 किलोग्राम पर मोल लिया जाता था ना बाबू, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल लिया जाता था। ओके, कंफर्म है, लिया जाता था, है ना। लेकिन कैसे आया था उस वैल्यू को हम यहाँ पर प्रूव कर दिए। और वही याद रखिएगा जब फ्रीजिंग पॉइंट का बात करेंगे फॉर वाटर के लिए केएफ का जो वैल्यू होगा 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो आप समझिए एक आप लोग का कांस्टेंट केएफ आएगा और एक आपका कांस्टेंट केवी आएगा। एक पर्सनल वाटर के लिए, बाकी के लिए आपको एग्जाम में देगा, बाकी के लिए आप लोग का केवी और केएफ का वैल्यू एग्जाम में देता है, लेकिन जल के लिए कभी दे भी सकता और नहीं भी, इसलिए आपको इसके बारे में कंपल्सरी आपको याद ही रखना, रिमेंबर ही होगा, करना होगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। तो याद रखिए कोई पूछेगा कि जल के लिए केएफ का वैल्यू कितना होता है तो 1.86, और वाटर के लिए मतलब जल के लिए केवी का वैल्यू कितना होता है तो 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग बढ़ते हैं। इसमें इसका नेक्स्ट टॉपिक है value of kf for different solvent, अब हम क्या करेंगे केफ का वैल्यू हम बात करेंगे फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए, जो विभिन्न प्रकार के हम लोग का क्या होगा सॉल्वेंट होगा। ओके, तो यहाँ जब लिख रहे हैं ध्यान रखिएगा, इसमें लिखेंगे सॉल्वेंट, इसमें लिखेंगे टेम्परेचर एक केल्विन में होता है, इसमें केल्विन में, और इसमें जो बात करेंगे केफ का बात करेंगे केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, केफ क्लियर है, किसका बात करें यहाँ पर केफ का। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे पहले वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। उसके बाद एथाइल अल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इसका फॉर्मूला C2H5OH होता है। और एक होता है बेंजीन, बेंजीन का हो जाएगा हम लोग का C6H6 बेंजीन। इथाइल अल्कोहल है बाबू, इथाइल अल्कोहल का C2H5OH हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। उसके बाद हम बात करेंगे बेंजीन का, बेंजीन का जब बात करें तो बेंजीन का C6H6 होता है, बेंजीन का हम लोग का होता है C6H6 होता है। उसके बाद आ जाएगा फिनोल, तो फिनोल का जो फार्मूला होता है C6H5OH होता है। और उसके बाद आता है क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का जब बात करेंगे तो CHCl3 होता है। ओके, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में 273 केल्विन होता है बाबू। और उसके बाद 155.7 278.6 केल्विन 313.6 केल्विन। और उसके बाद हम लोग का आएगा 209.6। ओके, इसका आप लोग 1.86 वाटर के लिए हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा 1.99, इसका जो होगा 1.99 5.12 उसके बाद आ जाएगा 5.30 4.70, ये हो जाएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल, वहां लिखा गया है एक केएफ का वैल्यू होगा। कुछ डिफरेंट प्रकार के जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा उसके लिए हम केएफ के वैल्यू को यहाँ पर बता दिए। ओके, आई होप समझ गए होंगे कि
केव का वैल्यू कैसे होता है, तो आप लोगों को जो सिर्फ याद जो रखना है, रिमेंबर जो करना है, वो सिर्फ किसके बारे में रिमेंबर करना है, एबीवी आई है वाटर वाला के लिए, किसके लिए, और ये वैल्यू आपको एक्यूरेट एग्जाम में दे देता है। ओके, समझ गए होंगे कि कैसे इसको हम लोग बना रहे हैं और कैसे इसको हल किया जाएगा। ओके, अब आगे हम बात करेंगे, लास्ट पॉइंट है इसका, आप लोग ग्राफ बताने जा रहे हैं। ग्राफ, ग्राफ में पहला ग्राफ है, पहला जो ग्राफ बताएंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये जो ग्राफ आपका जो काम करेगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे काम करेगा, और ये जो ग्राफ काम करेगा, देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए ग्राफ है, ये ग्राफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, और ये जो ग्राफ है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। ओके, तो देखिए ग्राफ इसका, देखिए हम जानते हैं किसी का भी ग्राफ खींचने के लिए हम लोग दो एक्सिस का सहारा लेते हैं। पहला हम इसको x मान लेंगे और इसको हम क्या मानते हैं, y एक्सिस, इसको x एक्सिस को y एक्सिस। ओके, इसको ओरिजिन पॉइंट मानते हैं। याद रखिएगा इधर टेम्परेचर रहेगा T रहेगा और इधर हमारा प्रेशर रहेगा, वेपर प्रेशर, कोई भी प्रेशर, इसको P को प्रेशर बोलेंगे, T को टेम्परेचर, इसको हम टेम्परेचर बोले, टेम्परेचर, और इधर जो रहेगा प्रेशर। अब थोड़ा समझना, देखिए इसका ग्राफ कैसे हो गए, याद नहीं कराएंगे, रटवाएंगे नहीं, आप लोग को बनाने सीखेंगे। इसका भी ऐसा इतना चीज हम कर दे, इसमें भी दोनों ग्राफ के लिए इतना काम एक ही करना होगा, इसको y एक्सिस, इसको x एक्सिस। ओके, इधर भी इसमें, इधर जो रहेगा हम लोग का प्रेशर रहता है, इसको ओरिजिन पॉइंट, इधर जो रहेगा हम लोग का टेम्परेचर रहेगा। ओके, इसको टेम्परेचर, टेम्परेचर, और इधर जो रहेगा हम लोग का प्रेशर, प्रेशर। ओके, चलिए पहले इसको समझिएगा। तो इसको हम मान लिए हैं, ये जो हम लोग का है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि याद रखिएगा कि प्रेशर जो होता है y एक्सिस में होता है, और जो टेम्परेचर होता है किस एक्सिस में होता है, t एक्सिस में होता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा क्या है, यहाँ मान लेते हैं कि हमारा प्योर सोल्वेंट, यहाँ सोल्वेंट है, क्या है, तो सोल्वेंट जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, जैसे ही इसको फिक्स टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देते देते क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या होगा, चलेगा, जाएगा, तो यहाँ पर जाकर मिलेगा, तो इसका डॉटेड लाइन में यहाँ, ये हमारा सोल्वेंट है, क्या है, सोल्वेंट, यहाँ पर क्या लिखे, सोल्वेंट। ओके, इसको हम माने हैं सोल्वेंट। ओके, इसको क्या माने, सोल्वेंट। अब देखिएगा यहाँ लेंगे सॉल्यूशन, अगर समझ रहे कहाँ यहाँ सॉल्यूशन ले रहे हैं, समझिएगा। जब यहाँ जब सॉल्यूशन लेंगे तो इसका वेपर प्रेशर हम लोग का क्या होगा, यहाँ जाएगा, और इसका जब वेपर प्रेशर जाएगा तो यहाँ इसका डॉट लाइन आ जाएगा। इसके टेम्परेचर को हम T तो मान लीजिए, इसके टेम्परेचर को T मान लीजिए, थोड़ा क्लियर समझिए, इसको हम सॉल्यूशन मान, सॉल्यूशन क्या मानेगा बाबू, सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, यहाँ लिखिएगा वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, और यहाँ लिखिएगा ये जो है वेपर प्रेशर, ये जो लाइन तो यहाँ जो नीचे लिख रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब बनता है? जब इसमें NaCl को लिक्विड, कोई भी लिक्विड हम मिला देते हैं तो हम लोग का सॉल्यूशन बनता है। अब थोड़ा सा इसको क्लियर से समझिएगा, है ना। इस लाइन को आप लोग हम चिन्हित करने के लिए देखा है, इस लाइन को हम आप लोग को चिन्हित करने के लिए देखा है। ओके, क्लियर है? तो देखिएगा, समझिए इसको अच्छा से, डायग्राम को एकदम कॉन्सेप्ट के अनुसार समझना है आप लोग को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ग्राफ है। इसको हम क्या करें, थोड़ा सा घुमा के ले जाना ऐसे, और ये हम इसको हम क्या करें, घुमा के ले जाना ऐसे। ओके, समझिए। तो क्या किया गया है कि दोनों के लिए टेम्परेचर फिक्स है, इसके लिए भी टेम्परेचर फिक्स है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है। आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन का जो पॉइंट है ऊपर है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो इसको एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर कम देना होगा। इसके टेम्परेचर को क्या करना होगा, कम देना होगा। इसके टेम्परेचर को क्या करना होगा, हम लोग को कम करना होगा, ठीक है। ओके, इसके टेम्परेचर को हम लोग क्या करना होगा, कम करना होगा, ठीक है, हो गया। ओके, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम है। तो जब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसको टेम्परेचर कम ही देंगे तो एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब पर पहुंच जाएगा, और इसको पहुंचने में का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर T0 है, तो एक टेम्परेचर इतना है, और यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर A है। तब बताइएगा कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर किसका ज्यादा है, आप ही बताइए। सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा है ना, और सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो याद देखिएगा कि जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ये वाला जो लाइनिंग डिफरेंस होगा, इसी को हम डेल्टा टीवी बोलते हैं, और डेल्टा टीवी बराबर टीएस माइनस टी नॉट होता है। डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, टीएस माइनस का होता है, टी नॉट होता है। और यही हम लोग का एटमॉस्फेयर, यही को बॉइलिंग पॉइंट का जो ग्राफ होगा हम यहाँ पर बता दिए, ग्राफ के माध्यम से हम बता दिए कि देख लीजिए कि यहाँ जो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा है, क्योंकि सॉल्यूशन के टेम्परेचर को का टेम्परेचर ज्यादा इसलिए होगा कि उसका जो वेपर प्रेशर कम होता है, और जब वेपर प्रेशर कम होता है तो उसको जब टेम्परेचर ज्यादा देंगे तभी का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कागज जा पाएगा। कंफर्म है? और इसका ज्यादा वेपर प्रेशर इसको कम ही देंगे, टेम्परेचर जाएगा, इसका टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक है, और इसका टेम्परेचर जो यहाँ से यहाँ तक है। ओके, तो ये हुआ आप लोग का ग्राफ हुआ। अब इसमें देखा जाए, इसमें क्या बात किया गया कि इसमें मान लेते हैं कोई सॉलिड है, हम इसको कोई सॉलिड मान लिए, है ना, क्या मान लिए, सॉलिड मान लिए, और यहाँ पर मान लेते हैं हम सॉल्वेंट, और यहाँ पर मान लेते हैं सॉलिड। ओके, याद रखिएगा, मान लेते हैं कि ये सॉलिड है, सॉलिड सॉल्वेंट है ना, और इसमें क्या है, ये हम लोग सॉल्वेंट लिए हैं, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। थोड़ा गौर करिएगा, तो जब यहाँ जो जाएगा तो यहाँ सॉलिड सॉल्वेंट पर जाएगा, इसे जाते 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 यहाँ आ जाएगा इसका, है ना, और ये हम लोग का सॉल्यूशन है। तो ये वेपर प्रेशर का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का बात करेंगे तो इसका जब जाएगा तो इसका टेम्परेचर हम लोग का यहाँ हो जाएगा ना बाबू। एक मिनट थोड़ा अच्छा से इसको देखा जाए, तो इसको जब डॉटेड लाइन को मिलाएंगे तो इसका डॉटेड लाइन यहाँ हो जाएगा, और इसके जब डॉटेड लाइन को मिलाएंगे तो इसका डॉटेड लाइन यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारा टीएस हो जाएगा, और ये हमारा कहाँ का टी नट हो जाएगा। थोड़ा गौर कीजिएगा, ये हमारा टीएस हो जाएगा, और ये हमारा कहाँ का टी नट हो जाएगा। तब आप ही बताइए बाबू कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसमें टी नट का ज्यादा है कि टीएस का ज्यादा है। टी नट हमारे यहाँ से यहाँ तक है, और टीएस हमको यहाँ से यहाँ तक है। तो जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस पाया जाएगा वही हम लोग का डेल्टा टीएफ कहा जाएगा, और डेल्टा टीए बराबर टी नट माइनस का होता है, टीएस होता है। और यहाँ दिखा सकते हैं बेसिकली रूप में अगर दिखाना चाहते हैं तो टीएस जो टी नट जो होता है ग्रेटर देन होता है टीएस से। और यहाँ जब बेसिकली का बात करेंगे इसमें क्या देखेंगे, इसके ग्राफ में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ जो टीएस जो ग्रेटर देन होगा टीएस। तो याद रखिएगा ये जो हम लोग का जो ग्राफ हो जाएगा इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, इसमें देखेंगे कि टी नट ग्रेटर देन का टीएस हो जाएगा।
ये हम लोग का जो ग्राफ है इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, और ये जो ग्राफ है डिप्रेशन ऑफ टाइम फ्रीजिंग पॉइंट का। और इस ग्राफ को अगर अच्छा तरीका से जानिएगा तो ग्राफ आपको 2 नंबर में, 1 नंबर में आप लोग खींचने के लिए दे सकता है। अब दिखाएगा कि कौन सा इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है और कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, आई होप इस ग्राफ को समझ गए होंगे। तो इस तरह से जो हम लोग का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, ये तीनों को रिलेटिव प्रॉपर्टी को हम लाइन बाय लाइन स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो जो पढ़ेंगे, लेक्चर पढ़ेंगे, उस लेक्चर में इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद अब उसके बाद हम लोग का चौथा पॉइंट आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, वो आएगा ऑस्मोसिस प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।